वेलकम स्टूडेंट्स। सो आपका न्यू चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो उसका पार्ट 1 हम देखते हैं और पार्ट 1 में क्या क्या है वो समझेंगे हम अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका। आपके लाइफ में आपको जानने मिलेगा कि किस तरह से आपके बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, किस तरह से आपका डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं आपके डीएनए के, आपके डीएनए का क्या क्या महत्व होता है, और आप जानेंगे कि डीएनए एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स। सो इस पूरे चैप्टर में आपको ये सब जानने को मिलने वाला है स्टूडेंट्स, और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से हमें पता चला है कि हम जो पहले जो थे वो हम मंकी थे, हमारा जो पूर्वज था वो मंकी से इवॉल्व हुआ है, वो भी हमें कैसे पता चला है वो भी हम इस चैप्टर में देख लेंगे। इस चैप्टर में हमें ये भी जानने को मिलेगा किस तरह से जिराफ का जो नेक होता है वो किस तरह से लंबा हुआ है, वो भी हमें जानने को मिलेगा स्टूडेंट्स। सो आज का जो लेसन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर की बात की जाए या आपके 11th-12th की बात की जाए, जब आप 11th-12th में साइंस लेंगे, वहाँ पे आप बायो लेंगे, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं दिया है, फिर भी जो दिया है वो आपको याद रखना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स। सो आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो यहाँ पे हेरिडिटी मतलब होता है स्टूडेंट्स जीन्स का ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो भी जीन्स होते हैं, अब जीन्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डीएनए का एक सीक्वेंस। अभी जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स वो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, इधर से लेके ये पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, जीन बोल सकता हूँ, या तो मैं इधर से लेके ये पार्ट को जीन बोल दूँ। तो डीएनए का एक पार्ट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जीन बोलेंगे। और जीन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे अंदर हम जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं जीन से ही। जितने भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वो आपके नेक्स्ट वाले जनरेशन्स में क्या होंगे, ट्रांसफ़र होने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो जीन ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से सभी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं स्टूडेंट्स। आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी उसके ही हेल्प से होने वाला है, और जो भी आपका ट्रांसफ़र जीन ट्रांसफ़र का जो भी प्रोसेस है, डीएनए ट्रांसफ़र का जो भी प्रोसेस है, ये भी जीन से ही होने वाला है। आप में जो भी चेंजेस होते हैं वो भी जीन के वजह से ही होते हैं स्टूडेंट्स। सो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी मैंने आपको पहले बताया है कि ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटरी चेंजेस, उसके वजह से कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। जब जीन मतलब एक टाइप से आप समझ लीजिए कि आप में और आपके पेरेंट्स में जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, हेरिडिटरी चेंजेस होते हैं। क्या होता है, हेरिडिटरी चेंजेस होता है। सो हम लोग देखते हैं ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इतना जो आपका पार्ट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आपको बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे वो नए मिलेंगे, पर जितने भी इसमें वर्ड्स है उसका हम डिटेल में इसके आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्टली बताऊंगा और इसके आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो डैट हेरिडिटी, यहाँ पे गैप नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पूरा है, पूरा वर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, हेरिडिटी मतलब क्या होता है, जीन्स का ट्रांसफर, जीन्स का ट्रांसफर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। जोहान ग्रेगर मेंडल इज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये एक साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स, जोहान ग्रेगर मेंडल, जिसने कि मॉडर्न जेनेटिक्स को स्टार्ट किया है। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। जो मेंडल हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत की थी। जेनेटिक्स में एक नया इवोल्यूशन लाया था, जेनेटिक्स में एक नया मोड़ लाया था।
अराउंड द पीरियड ऑफ 1866 से, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सही करना है, 1886 नहीं है ये, 1866 है. So around the period of 1866 it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. So जो मेंडल थे स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. आप जब 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो आपको इनके बारे में, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने को मिलेगा. तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए स्टूडेंट्स, तब जाके इन्होंने अपना जो कंक्लूजन है वो निकाला कि कि किस तरह से आप में चेंजेस होते हैं, किस तरह से आप में जीन को ट्रांसफर होते हैं. तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया हेरेडिटी का. हेरेडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? जीन्स का ट्रांसफर होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये मालूम पड़ा कि जीन ही वो चीज़ है जिसके वजह से हमें कुछ चेंजेस होते हैं, और वही वो चीज़ है जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, अब आप में सभी कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स जैसे नहीं होते, आप में कुछ नए कैरेक्टर्स भी होते हैं. तो वो किस लिए होता है? ये 1901 में ढूंढा गया. इसके पीछे का जो कारण है, असली कारण है, वो 1901 में ढूंढा गया था. किसने ढूंढा था स्टूडेंट्स? ह्यूगो डे विरिस ने. उसने क्या ढूंढा था स्टूडेंट्स कि आपके जीन्स में क्या होता है? म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स चेंजेस. कुछ तो चेंजेस होता है जिसकी वजह से आपके कुछ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं आपके पेरेंट्स से स्टूडेंट. जैसे कि आपका फेस स्ट्रक्चर बदल जाएगा. सो ये सब कैसा है स्टूडेंट्स? ये सब आपके जीन्स के म्यूटेशंस की वजह से होता है. तो ये हम लोग देखेंगे आगे, म्यूटेशन पूरा एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosomes in the cell of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. So, अब जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे इनमें सबको क्या होने लगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट आने लगा. जेनेटिक्स में क्या होने लगा? सबको इंटरेस्ट आने लगा. तो 1902 में क्या हुआ? वॉल्टर और सूटन ने क्या किया? उन्होंने एक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया. किसके सेल में ऑब्जर्व किया? ग्रास हॉपर के सेल में उन्होंने एक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, और ये अब तक किसी ने नहीं ढूंढा था स्टूडेंट्स. तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होता है स्टूडेंट्स डीएनए. क्रोमोसोम जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, ऐसे एक्स शेप में कुछ इस तरह से वो क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो डीएनए होते हैं वो इसमें होते हैं. अगर हम लोग इसको जूम करते हैं तो हमें ऐसे 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 पूरा लाइन दिखेगा, और अगर हम इसको जूम करते हैं तो हमें कैसा दिखेगा? हमें ऐसा दिखेगा वो. ठीक है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझा होगा. क्रोमोसोम डीएनए से ही बनता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे बहुत सारे डीएनए होते हैं. तो ये क्रोमोसोम को 1902 में वॉल्टर और सूटन ने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था एक ग्रास हॉपर के सेल में स्टूडेंट्स. Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosome. अब क्रोमोसोम की खोज हो चुकी थी स्टूडेंट्स. अब क्या होता है? पता चलता है कि क्रोमोसोम्स में ही जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स. अब तक हमें क्या पता था? जीन्स ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब क्या पता चलता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे होते हैं. क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम पे. ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, अगर क्रोमोसोम पे डीएनए है तो डीएनए में ही जीन्स होते हैं ना स्टूडेंट्स. सो ऑब्वियस है जो क्रोमोसोम है वो क्या करता है? जीन्स को कैरी करता है स्टूडेंट्स. सो अब इस पे रिसर्च होने लगी, और धीरे धीरे नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब ये जेनेटिक मटेरियल कहलाने लगा क्योंकि इसके ही वजह से कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं हमारे पेरेंट्स से, हमें हमारे जनरेशन पे, और इसके ही वजह से कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास हो रहे हैं स्टूडेंट्स. सो अब हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है. सो अब इस पे स्टडी होना स्टार्ट हो गई. इसके नेचर के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स. Through which 1944 trio of scientists Ostwald Avery, Maclean McCarthy and Colin MacLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material. अब 1944 में 3 साइंटिस्ट, ट्रायो मतलब तीनों ने मिलके, तो 1944 में 3 साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया? कौन कौन से वो साइंटिस्ट है?
ऑसवर्ल्ड एवेरी, मैकलिन मैकार्टी एंड कोलिन मैकलियोड, इन्होंने क्या प्रूव किया कि वायरसेस के बॉडी को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? डीएनए होता है। तो आपको याद रखना है कि एक्सेप्ट वायरस सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस में क्या होता है स्टूडेंट्स? वायरस में आरएनए होता है। क्या होता है वायरस में? आरएनए का फुल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सिंपल स्टूडेंट्स। सो आपको ये याद रखना है, वायरसेस को छोड़ के सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? डीएनए होता है एज अ उनका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो कैरेक्टर्स लेके स्टूडेंट्स। In 1961, the French geneticist Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, साल बीतते गया, अब 1961 में क्या हो गया? फ्रेंच का एक जेनेसिस्ट था। जैसे बायोलॉजिस्ट होता है वैसे ही एक जेनेसिस्ट होते हैं स्टूडेंट, जो जीन्स की स्टडी करते हैं। कौन थे वो? फ्रैंकियोस जेकब एंड जेक मोनार्ड। तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, एक लाइफ मॉडल स्टूडेंट्स। उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, क्या करने का? प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि डीएनए के ही वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स। सो ये इन्होंने क्या किया? एज अ मॉडल से उन्होंने दिखाया कि देखो ऐसे ऐसे प्रोटीन बनता है डीएनए से। तो ये इन्होंने किसका हेल्प लिया? बैक्टीरियल सेल का हेल्प लिया है प्रोटीन सिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन अ डीएनए। और इस डीएनए के अंदर की चीज़ों का भी हमें पता चल गया कि डीएनए में कौन कौन से जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डीएनए में कैसा होता है ना स्टूडेंट, स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना वो ए टी जी सी ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सीक्वेंस जो है, ये कोड्स जो है, ये हमें क्या हुआ? सो ये जो सीक्वेंस होता है वो हमें पता चल गया। तो ए मतलब होता है स्टूडेंट्स एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। टी मतलब होता है थायामीन। जी मतलब होता है गुआनिन। और सी मतलब होता है साइटोसिन। सो स्टूडेंट्स ये कोड्स हमें जो है वो मालूम पड़ गया। तो ये कोड्स हमारे डीएनए में होते हैं और इनके सीक्वेंस के चेंजेस के वजह से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये कोड्स भी क्या हो गया? उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged which has vast scope in a field of genetic engineering. अब हमारे पास एक और सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे ही हमें कोड का पता चला, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? समझ लो ये डीएनए है और ये जो मेरा सीक्वेंस है डीएनए का, ये क्या करता है? ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, इसके पास क्या है? बैड कैरेक्टर्स। अभी ये जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है? ये समझो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से क्या करेंगे? इस जीन्स को कट कर देंगे। क्या करेंगे? इस जीन्स को कट करके निकाल देंगे और जो जीन्स दूसरे जगह से हमने निकाला है, जो कि
हेयर को ग्रो नहीं करता है, हेयर को या स्लो ग्रो करता है, उस जीन्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो इसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, जीन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और हमें अपना कैरेक्टर भी मिल सकता है स्टूडेंट्स। सो ये कोड से जानने की वजह से हमारे पास एक और फील्ड आ गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड varieties of animal and plants in an industrial process in which microbes are used। अब हेरिडिटी की वजह से क्या कर सकते हैं, डिसऑर्डर्स का चेकअप, डायग्नोसिस मतलब क्या कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं कि आप में कौन सी डिसऑर्डर्स हैं, आपके जीन्स को चेक करके स्टूडेंट्स। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, अब हम कुछ डिसऑर्डर्स को भी क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि जो डायबिटीज़ होता है, जो जेनेटिकली हमारे में आता है, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ठीक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, अब हम कुछ नए नए जानवर भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, नए नए प्लांट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। हम ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं जिसमें टमाटर और पोटैटो दोनों भी ग्रो हो सके स्टूडेंट्स, ऐसे भी हम प्लांट्स को कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि म्यूल एक एनिमल है स्टूडेंट्स, जो क्या है, हमने डोंकी और हॉर्स के डीएनए को मिला के बनाया, क्योंकि जो हॉर्स होता है वो फास्ट चलता है, पर जो डोंकी होता है स्टूडेंट्स वो स्लो चलता है, पर ज़्यादा सामान उठा सकता है, जो कि हॉर्स नहीं कर सकता है। इसलिए ये दोनों के कैरेक्टर्स हमने एक नए जानवर को क्रिएट करके बनाया है, म्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं, जो कि फास्ट भी चल सकता है और ज़्यादा सामान भी लेके चल सकता है स्टूडेंट्स। सो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज़ हो सकता है, जहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। हमने माइक्रोब्स पढ़ा था स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझा होगा स्टूडेंट्स। आगे जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने वाले हैं। कौन सा प्रोसेस है वो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। यही 3 प्रोसेस की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन बनेगा हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स। सो सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, कैसे प्रोटीन बनने वाला है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। With the help of RNA, the genes present in a form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of body। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में आरएनए नहीं होता है, हमारे बॉडी में आरएनए भी होता है। अब डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है मैं बता देता हूँ। डीएनए जो होता है, कॉमन जो फ़र्क है वो बता रहा हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, बस यही फ़र्क है स्टूडेंट्स। क्या होगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। यही फ़र्क होता है डीएनए और आरएनए। तो हम लोग में ये दोनों होते हैं, पर जो जेनेटिक मटेरियल मेन होता है वो डीएनए होता है हमारा। तो with the help of RNA, the gene present in a form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body। So RNA की हेल्प से जो भी जीन्स डीएनए में होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में वो हेल्प करते हैं। तो याद आपको क्या रखना है कि आरएनए भी इस डीएनए से जीन्स निकालने में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स। Information about protein synthesis is stored in a DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for the body। So students, आपको भी पता है कि हमारे लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, जो नीड है हमारे प्रोटीन्स की, वो ज़रूरी होती है, और कौन से प्रोटीन्स हमारे बॉडी को चाहिए वो भी ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे डीएनए के पास ही वो इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का स्टूडेंट्स। तो हमारा डीएनए क्या करता है, उस प्रोटीन को बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसाइज का जो
इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में है, पर आरएनए क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, और इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा आपको समझना है स्टूडेंट्स, मतलब होता है कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे सेंट्रली काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा स्टूडेंट्स। डीएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, आरएनए क्या करेगा, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल डॉगमा बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होगा, अब न्यूक्लियोटाइड पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है डीएनए में। तो मैंने जो ये बताया आपको कोड, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। इसे इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि mRNA क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस की वजह से बनता है। अब क्या होगा, जो डीएनए होता है वो खुल जाता है, ऐसे ऐसे खुल जाएगा डीएनए जो है। अब क्या होगा, इस सीक्वेंस को रीड करेगा। समझो ये ATGC है, फिर यहाँ पे GAG है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री किसका किसका होता है, A और T का होता है, और ATGC का होता है। ठीक है, मतलब A के आगे T जुड़ेगा और G के आगे सिर्फ C जुड़ेगा। तो A के आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा हमारा T जुड़ जाएगा, T के आगे A जुड़ जाएगा, G के आगे हमारा C जुड़ जाएगा, फिर G के आगे हमारा C जुड़ जाएगा, फिर G के आगे हमारा C जुड़ जाएगा, फिर A के आगे T जुड़ जाएगा, और फिर G के आगे हमारा C यहाँ पे जुड़ जाएगा। और यहाँ पे एक नया सीक्वेंस फॉर्म होगा स्टूडेंट, जो क्या होगा, टूट के चला जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, mRNA बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। सो इस तरह से पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए बनेगा स्टूडेंट्स हमारे डीएनए के हेल्प से। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले डीएनए जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके जो दो डबल स्ट्रैंड है वो सिंगल सिंगल में चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जब सिंगल सिंगल में चेंज होएगा तो उसका एक ही स्ट्रैंड जो होगा डीएनए का वो यूज होगा स्टूडेंट्स। The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to DNA strand used for synthesis। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे A का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो T होता है, G का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है C होता है। तो मैंने आपको पहले बोला कि A के सामने सिर्फ T जुड़ेगा और T के सामने सिर्फ A जुड़ेगा, G के सामने C जुड़ेगा और C के सामने सिर्फ G जुड़ेगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि, तो यहीं पे वो लिखा है कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा, डीएनए का अपोजिट जो होगा वो वही हमारे mRNA में और सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स के होने वाले हैं स्टूडेंट्स। बिसाइड देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आरएनए में एक और फर्क होता है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, थायामीन के जगह पे आरएनए में सिर्फ थायामीन के जगह पे वहां पे यू होता है। यू मतलब होता है यूरासिल। कौन सा सीक्वेंस होता है वहां पे, यूरासिल सीक्वेंस होता है। किसमें स्टूडेंट्स, आरएनए में। एक और ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, इसमें थायामीन नहीं होता। आरएनए में क्या होता है, थायामीन नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ए के आगे यू जुड़ेगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए के आगे यू जुड़ने वाला है और यू के आगे ए जुड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ये आपको ध्यान देना है, याद रखना है स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो इस आरएनए के सिंथेसिस को, इस आरएनए के प्रोसेस, आरएनए बनने के प्रोसेस को, आरएनए सिंथेसिस के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सो ये आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का
प्रोसेस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से बताया गया है स्टूडेंट्स। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस है। अब ये जो है, ये जो आपको पूरा गोल टाइप दिख रहा है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि यही वो सीक्वेंस को ढूंढ के लाने वाला है। यही वो सीक्वेंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट्स, और यही क्या करेगा, उस डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर रहा है। देखो तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो करेगा, आरएनए पॉलीमरेज मतलब आरएनए का पॉलीमर लाने वाला, आरएनए का जो ये मटेरियल है वो लाने वाला। सो ये क्या है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था ए के आगे यू जुड़ेगा, तो ए के आगे यू जुड़ता है आरएनए सिंथेसिस में स्टूडेंट्स। सो ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है पूरी तरह से आपको अच्छे से। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से एकदम समझा होगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। The mRNA formed in a nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. The message contains the codes for amino acids. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as triplet codon. अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जो mRNA बना है, जो RNA हमारा बना है DNA के हेल्प से, वो क्या होगा, वो साइटोप्लाज्म में आएगा। न्यूक्लियस से बाहर आके क्या होगा, सेल में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, और अपने जो मैसेजेस हैं जो वो लेके आया है डीएनए से, वो साथ में वो लेके आएगा स्टूडेंट्स। द कोड फॉर ईच अमाइनो, अब क्या होता है ना स्टूडेंट, द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमाइनो एसिड। तो ये जितने भी हमारे वो ये थे न्यूक्लियोटाइड से, एक टाइप का मैसेज है। क्या स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए मतलब क्या, वो मैसेज ला रहा है, मैसेज लाने वाला आरएनए। तो ये मैसेज लेके आता है कि अमाइनो एसिड्स मेरे पे आके जुड़ेंगे और अमाइनो एसिड्स को फॉर्म करेंगे, और जब अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं तो अमाइनो एसिड्स के हेल्प से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। 51 to 51 से ज़्यादा अगर अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन फॉर्म कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म करने लगेंगे। सो ये क्या करेगा एमआरएनए, वो मैसेज लेके आएगा ताकि अमाइनो एसिड्स आके इस पे कोडिंग करे, अमाइनो एसिड्स आके इस पे क्या करें, अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाए। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। अब यहाँ पे आपको समझना है जो अमाइनो एसिड्स, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है, ये अमाइनो एसिड्स है। ऊपर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये 3 पेयर में आते हैं, इनके पास 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3 कोड्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। मतलब 3 सीक्वेंस, अगर 3 सीक्वेंस साथ में होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे स्टूडेंट्स। सो ये क्या है, ये पूरा आपका क्या है, अमाइनो एसिड्स है स्टूडेंट्स। सो अमाइनो एसिड्स कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, वो 3 न्यूक्लियोटाइड करके आएंगे। जैसे ये वाला बाहर निकलेगा, ये वाला जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, फिर ये वाला आके यहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे सरकेगा स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो है ये जुड़ते जाएंगे ऊपर, ये जो होते हैं गोल गोल जो है यहाँ पे, वो जुड़ते जाएंगे और हमारा अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते चला जाएगा। और अमाइनो एसिड्स एक बार फॉर्म हो गया तो क्या करेगा, प्रोटीन को फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स। ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो आपको अच्छे से समझा होगा। सो जो आगे का हमारा पार्ट है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन का, अब तक हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सो आगे जो ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, ये होने के बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस पता चलेगा कि हमें किस तरह से प्रोटीन बना है स्टूडेंट्स। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस। अब तक हमने क्या किया, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है। अब तक हमने एमआरएनए बनाया है और एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जा चुका है न्यूक्लियस से निकल के। सो अब उसके आगे का जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।